करीब $2 ट्रिलियन खर्च किया अमेरिका ने अफगानिस्तान पर और अब वापस जा चुका है। इतना अगर अफगानिस्तान को दे देता तो अफगानिस्तान की जीडीपी में अच्छा खासा उछाल आ जाता। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान के आज हालात क्या हैं, वहाँ क्या हो रहा है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़ चैनल आप खोल के देखिए तो तालिबान और अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अभी बीते कुछ दिनों से वहाँ से जो है ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। कभी वहाँ पे जो है एयरपोर्ट पे बम विस्फोट होते हैं, तो कभी तालिबान के डर से लोग जो है देश छोड़ने के लिए विवश हैं और प्लेन में जो है लटक के जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे तालिबान के डर से लोग देश को छोड़ रहे हैं और प्लेन से लटक के जा रहे हैं, बीच बीच में गिर भी रहे हैं काफ़ी लोग। हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट सीरीज़ पर यह मेरा पहला वीडियो है और हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कितनी चीज़ें कवर कर पाते हैं। अगर आप अफगानिस्तान और तालिबान इन दो शब्दों से हट करके और कुछ अधिक जानने के इच्छुक हैं तालिबान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अफगानिस्तान को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि यह एक ऐसी ज़मीन है जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर के नाम से जानते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर मतलब साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है इसे, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सुपर पावर कंट्रीज आ तो जाती हैं पर अपनी बेइज्जती करवा के ही वापस जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि किन किन कंट्रीज़ ने, किन किन सुपर पावर ने, एक टाइम पे जो सुपर पावर कंट्रीज़ मानी जाती थी, तो किन किन लोगों ने बेइज्जती करवाई है यहाँ पे। सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में यहाँ ब्रिटिश आए थे, उन्हें काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफेक्ट सहनी पड़ी और वापस जाना पड़ा। उसके बाद 20वीं सदी में यहाँ पे जो है सोवियत यूनियन आया और 9 सालों तक यहाँ पे रहा, संघर्ष किया यहाँ पे, लेकिन उसको भी कामयाबी हाथ में नहीं आई और अपनी बेइज्जती करवा के वापस चला गया। और इसके बाद 21वीं सदी में यूएसए आया अफगानिस्तान 2001 में और अब वापस जा चुका है अपनी नाक कटवा के। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अफगानिस्तान को किसी ने कॉन्क्योर नहीं किया है, किसी ने जीता नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएंगे तो ऐसे इन्वेंशन देखने को मिलेंगे कि बहुत से शासकों ने जो है इन पर शासन किया है, जैसे कि अलेक्जेंडर हो गया, चंगेज हो गए, मुगल्स हो गए। तो ऐसे कई शासक हुए हैं जिसने अफगानिस्तान को जीता है और उस पर हुकूमत करी है। तो हम इतनी डीप एसेंट हिस्ट्री में नहीं जाते हैं और शुरुआत करते हैं 1800 के टाइम से और देखते हैं यह मैप। इसमें जो है नॉर्थ में जो है रशियन अम्पायर था और साउथ में था ब्रिटिश राज, जिसने इंडिया पे रूल कर रखा था। और मिडिल में एक लैंडलॉक एरिया था अफगानिस्तान। लैंडलॉक एरिया दरअसल वो होता है जिससे समुद्र की सीमाएं नहीं लगती हैं, जहाँ से कोई व्यापार नहीं हो पाता है समुद्र के जरिए, तो उसे इसलिए लैंडलॉक बोलते हैं। अब ये दोनों सुपर पावर देश रसिया और ब्रिटिश जो है एक दूसरे को शक की नज़र से देखते थे यहाँ पे कि कहीं अफगानिस्तान को कोई ऑक्युपाई ना कर ले, कोई इस पर कब्जा ना कर ले। 1838 में ब्रिटिश ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान कर दिया कि वह अफगानिस्तान टेरिटरी पर भी कब्जा करेगा। उस समय अफगानिस्तान में एक राजा हुआ करता था, इमीर दोस्त मोहम्मद। ब्रिटिश ने यह जंग जो है जीती और अपने पपी, अपने चेले को जो है शाह शुजा को वहाँ गद्दी पे बैठाया। अफगानिस्तान के पास उस समय अपनी कोई फोर्स, अपनी कोई आर्मी नहीं थी, बल्कि वहाँ पे छोटे छोटे आइसोलेटेड गांव हुआ करते थे, कबीले टाइप में। और उन कबीलों के चीफ जो है क्या करते थे कि यंगस्टर बच्चों को लेते थे, लड़कों को लेते थे और इमीर दोस्त मोहम्मद के फेवर में लड़ने के लिए भेजते थे, जिसके बदले में इमीर क्या करता था, उन लड़कों को कुछ पैसे देता था, कुछ धन देता था। बाद में यह जो है प्रक्रिया इसने धीरे धीरे बंद कर दी इमीर ने। तो वहाँ के कबीलों ने मिल करके जो है अपना एक खुद का सरदार चुन लिया, जिसका नाम था अकबर चीफ। जिसके बाद सारे कबीलों ने मिल करके अकबर को अपना चीफ मान लिया और जो है ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जंग छेड़ दी। 3 साल तक यह लड़ाई चलती रही और ब्रिटिश के पास अच्छे वेपन्स होने के बाद भी ब्रिटिश यह जो है लड़ाई हार गए। शाह शुजा का मर्डर कर दिया गया और वापस से जो है इमीर दोस्त मोहम्मद को गद्दे पर बैठा दिया गया। यह लड़ाई जो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के नाम से जानी जाती है। इसके बाद सेकेंड एंग्लो अफगान वार होता है ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश जो है अफगानिस्तान पे अटैक करता है और इस बार वह यह जंग जीत जाता है। लेकिन ब्रिटिश का यहाँ पे जो है अफगानिस्तान पे, पूरे अफगानिस्तान पे रूल करने का कोई इरादा नहीं रहता है। वह सिर्फ कुछ पार्टिकुलर एरिया पे कब्जा करता है और जो अफगानिस्तान में इंटरनल रूल चले आ रहे थे उनको ऐसे ही बना रहने देता है। लेकिन ब्रिटिश जिस काम के लिए फेमस है, मतलब डिवाइड एंड रूल, उसने वही चीज़ यहाँ पर भी की। इसने क्या किया, 1893 में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1947 से पहले जो पाकिस्तान आता था, इसने अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बॉर्डर लाइन खींच दी, जिसे डूरंट लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1990 में थर्ड एंग्लो अफगान वार होता है। इसमें क्या होता है, अफगानिस्तान ब्रिटिश से अपनी इंडिपेंडेंट, अपनी आज़ादी पाने के लिए यह लड़ाई लड़ता है और जीत जाता है। ब्रिटिश से जंग जीतने के बाद वहाँ एक नया चेहरा
शासक के रूप में निकलकर सामने आता है अमान उल्लाह खान का। कहा जाता है यह काफी लिबरल और प्रोग्रेसिव आदमी थे जिन्होंने 1926 में अफगानिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया और एक राजा कहलाए और अफगानिस्तान बन गया किंगडम ऑफ अफगानिस्तान। अमान उल्लाह खान पे फोकस करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इन्होंने अफगानिस्तान में चले आ रहे एक ट्रेडिशन को तोड़ा, एक परंपरा को तोड़ा, एक महिला से शादी करके, क्योंकि वहां अभी तक लोग कई महिलाओं से, एक से अधिक महिलाओं से शादी करते थे वहां पे। इन्होंने लव मैरिज की और उनकी वाइफ 1926 में सुराया तर्की रानी के रूप में जानी गई। यहीं से वहां पर वुमेन्स के लिए न्यू रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। या राजा रानी दोनों मिल करके जो है नए रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पे जो है मल्टीपल मैरिज पे रोक लगा देते हैं, गर्ल्स एजुकेशन शुरू करते हैं, बढ़ावा देते हैं एजुकेशन को और इस नए नए स्कूल खोलते हैं। और साथ ही एक लंबे समय से वहाँ पे जो है महिलाओं का जो ड्रेस कोड चला आ रहा था उसको भी ये चेंज करते हैं। और यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि इनकी वाइफ सुराया तर्की ने एक पब्लिक स्पीच में अपने हिजाब को फाड़ दिया था, यह कह के कि जो है इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं को जो है कवर करके रखा जाए, उनको जो है हिजाब में रखा जाए। लेकिन आपने देखा होगा जब भी कोई नया सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश की जाती है तो कुछ स्पेशल मानसिकता के लोग, जिनको हम धर्म के ठेकेदार कह सकते हैं, वह इसका विरोध करने लग जाते हैं। इसका सीधा सा हम उदाहरण आपको देते हैं, राजा राम मोहन राय की कहानी आपने पढ़ी होगी, सती प्रथा। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे भी धर्म के ठेकेदार निकल के सामने आ गए और इसका विरोध करने लगे। कहा यहाँ इस्लाम का अपमान हो रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, और इसका विद्रोह शुरू हो गया। पहला विद्रोह इसका हुआ 1923 में और फिर दूसरा विद्रोह हुआ 1924 में, लेकिन दोनों को यहाँ पे क्रश कर दिया गया। पर 1928 की रिबेलियन विद्रोह सक्सेसफुल रहा सिविल अफगान वार के समय, जिसके बाद राजा रानी दोनों जो है देश छोड़कर इंडिया भाग गए, ब्रिटिश इंडिया जो था उस समय। इसके बाद नादिर शाह नए राजा बने और फिर उनका बेटा जो है 1933 में मोहम्मद जाहिर शाह 40 साल के लिए राजा बना। 1947 में जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, तो जो है यह जो है डोरंट लाइन जो थी यह परमानेंट बॉर्डर हो गई अफगानिस्तान और इंडिया के बीच। लेकिन अफगानिस्तान इससे खुश नहीं था, उसे पाकिस्तान का और भी एरिया चाहिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अफगानिस्तान में मेजोरिटी में पश्तून रहते थे और यही पश्तून आइडियोलॉजी के लोग जो है 38% के करीब पाकिस्तान में भी पाए जाते थे, जो एरिया अफगानिस्तान के मतलब नज़दीक में रहता है वहाँ पे। जिसके चलते अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट रखने की कोशिश की, जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाहिर शाह का प्रेसिडेंट मोहम्मद दाऊद ने। यह कजन भी था जाहिर शाह का। इसी रीजन से जो है पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर बंद कर दिया अफगानिस्तान के लिए, जिससे दोनों के बीच में ट्रेड बंद हो गई। जिसके बाद जाहिर शाह ने जो है अपने प्रेसिडेंट दाऊद खान को रिजाइन करवा दिया 1963 में। इसके बाद 1964 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया और कहा गया कि अब जो है पार्लियामेंट इलेक्शन हो सकते हैं, और 1964 में इलेक्शन हुए भी। लेकिन इनका एक रूल रखा गया, इसमें एक नियम रखा गया कि कोई भी जो है रॉयल फैमिली का मेंबर कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस की कोई भी सीट मतलब नहीं ले सकता है। मतलब इसमें सीधा सा पर्पज इनका ये था कि दाऊद खान को फिर से जो है मौका ना दिया जाए यहाँ पर। इस टाइम दो तरह की आइडियोलॉजी देखने को मिली अफगानिस्तान में, स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पर। पहली कम्युनिस्ट की, दूसरी इस्लामिक की। कम्युनिस्ट क्या थी? एक पार्टी थी PDPA, जिसका नाम था पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। इनका क्या रोल बनता है यहाँ पे, इसकी हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। 1970 में जाहिर शाह फॉरेन ट्रिप पर जो है देश के बाहर गए हुए थे, तभी जो है दाऊद खान ने आर्मी का सपोर्ट लेकर और अपने कम्युनिस्ट दोस्तों का सपोर्ट लेकर इनके खिलाफ coup कर दिया यहाँ पे, मतलब तख्ता पलट कर दिया। आर्मी का सपोर्ट लेने के बाद पूरे देश को कंट्रोल करने के बावजूद भी दाऊद खान ने अपने आप को राजा नहीं कहा। इसने कहा कि मैं अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ, और इसने जो है अफगानिस्तान को एक रिपब्लिक अफगानिस्तान बना दी। ऊपर देखें तो यह एक अच्छी पहल थी, क्योंकि पहले ये देश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, अब एक रिपब्लिक बन गया। लेकिन रियलिटी में दाऊद खान ने पार्लियामेंट और जुडिशरी को डिसबैंड कर दिया और वहाँ पे एक डिक्टेटर का शासन बनाया, एक तानाशाही का अपना शासन बनाया। और जाहिर शाह जो कि देश के बाहर थे, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था इसको एक्सेप्ट करने के अलावा। एक डिक्टेटर होने के बावजूद भी दाऊद खान ने अफगानिस्तान में कुछ बढ़िया सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए। इसने क्या किया कि जो है वहाँ के जो भी बैंक थे उनको जो है नेशनलाइज कर दिया था। और शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन 1960 और 1970 में अफगानिस्तान कुछ ऐसा दिखता था। यह एक टूरिज्म का क्षेत्र बन गया था। यूरोप और अमेरिका के लोग यहाँ पे आते थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान हो करके जो है इंडिया तक ट्रेवल करते थे काफ़ी सस्ती कीमतों में। लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान जो है फिर से दो सुपर पावर कंट्रीज के बीच में फंस गया। पहले रसिया और ब्रिटिश के बीच में फंसा था, जिसे द ग्रेट गेम कहते हैं,
इसके बाद यह यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में फंस गया कोल्ड वार के समय में। कोल्ड वार में था क्या कि यह यूएसए और सोवियत यूनियन की लड़ाई थी। यह दोनों देश जो है सुपर पावर या कंट्री अब दूसरे देशों पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहे थे। यह कोल्ड वार क्या है इसके हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इसी कोल्ड वार में एक वर्चुअल वॉर भी थी जिसे आयरन कर्टन कहा जाता है। तो इस आयरन कर्टन में एक तरफ के देश अमेरिका के अंडर में आते थे और दूसरे साइड के देश सोवियत यूनियन के अंडर में आते थे। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे स्टार्ट किया था हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सीधा सा मतलब ये था, ना तो हम यूएसए के अंडर में आएंगे ना ही सोवियत यूनियन के, हम इन दोनों से अलग रहकर इंडिपेंडेंटली बने रहेंगे। और यहीं पर यह अफगानिस्तान भी नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा था। जाहिर शाह के समय में जब दाऊद प्रेसिडेंट था जाहिर शाह का, तो इसने क्या किया था कि सोवियत यूनियन की हेल्प ली थी अपने देश अफगानिस्तान को मॉडर्नाइज करने के लिए। लेकिन जब कोल्ड वार शुरू हुआ तो इसने सोचा हम सिर्फ सोवियत यूनियन पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं इन दोनों से अलग होकर। इसने क्या किया, इंडिया की तरफ देखा इसने और यूएसए के साथ अपने रिलेशन जो है रिज्यूम किया। सोवियत यूनियन यह देखकर खुश नहीं हुआ। सोवियत यूनियन में उस टाइम जो रूल कर रहा था वह था लियोनाइड, जिन्होंने कहा ये बड़े नाराजगी की बात है, पर अफगानिस्तान ने कहा हम अपने हिसाब से अपनी सत्ता अपने हिसाब से चलाएंगे। टाइम के साथ साथ ही पीटीपीए जो पार्टी थी वह दो भागों में डिवाइड हो गई, खालसा और परचम में। 1977 में दाऊद ने एक अपनी नई पार्टी बनाई, नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, और ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए जिसमें 3 मेन फीचर्स रखे गए, इस्लाम, नेशनलिज्म, सोशलिज्म। इन्होंने पीस, शांति बनाई रखने की कोशिश की एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट के साथ, लेकिन बाकी दोनों फ्रैक्शन पार्टी से इन्हें डेंजर हुआ, इन्हें खतरा लगा, तो इन्होंने उस पार्टी के लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। जो लिबरल लोग थे वह इस तरह की तानाशाही को देखकर खुश नहीं थे। सत्ता में रहने के लालच में दाऊद ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। एक टाइम पे जो देश पीसफुल देश था वहाँ पे अब मर्डर होने लग गए थे, खून खराबा होने लगा था वहाँ पे। अप्रैल 98 में एक कम्युनिस्ट लीडर की जो है हत्या कर दी जाती है अनआइडेंटिफाइड लोगों के द्वारा, और ये हत्या एक टिपिंग पॉइंट बन जाती है दाऊद खान के खिलाफ। दाऊद खान के खिलाफ एक कू होता है। पहले इन्होंने अपने कजिन जाहिर शाह के खिलाफ कू किया था, अब वापस इन्हीं के खिलाफ एक कू होता है। काफी हैवी फाइट होती है और इनकी हत्या कर दी जाती है इनकी फैमिली के साथ, और इस कू को बोलते हैं सौर रेवोल्यूशन। इसके बाद अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बन जाता है। एक नई सरकार पावर में आती है, नूर मोहम्मद तारकी की। इनके अंडर फिर से कुछ अच्छे रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ये लैंड को इक्वली सारे फार्मर्स में बांट देते हैं, मतलब जमीन को बराबर बराबर हिस्सों में सभी फार्मर्स में बांटते हैं, और अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट पर ये एक पहला टीवी चैनल लॉन्च करते हैं। और जो इस्लामिक चरमपंथी थे और जो मौलवी थे उनकी पावर को ये छीन लेते हैं। वुमेन एजुकेशन को ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और ये इतना रिलीजन के खिलाफ हो जाते हैं कि जो कट्टरवादी लोग थे वो और एक्सट्रीम स्टैंड लेने लगते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि 2 मेन पार्टियां निकलकर सामने आई थी जब पार्लियामेंट इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट होने शुरू हुए थे। सबसे पहले वहाँ पे एक थी इस्लामिक, दूसरी थी कम्युनिस्ट पीडीपीए। अब जो इस्लामिक थे वह इस मेजर रिफॉर्म से तंग आकर इतने एक्सट्रीम, इतने चरमपंथी बन गए थे कि उन्होंने सिविल वार डिक्लेयर कर दी, गृह युद्ध छेड़ दिया कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। पीडीपीए में वैसे ही पहले से बंटवारा हो गया था, तो वहाँ से भी पीडीपीए ये कम्युनिस्ट काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, और नूर मोहम्मद तारकी की हत्या हो जाती है 1979 में। और यहाँ पर सोवियत यूनियन को एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है अफगानिस्तान में इन्वेड होने का। वह कम्युनिस्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं और अफगानिस्तान में घुस जाते हैं मुजाहिदीन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए। दूसरी तरफ यूएसए देखता है कि कैसे जो है सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक और देश जो यूएसए, अमेरिका जो है खो सकता है सोवियत यूनियन के हाथों, तो अमेरिका यहाँ पे कैसे पीछे रह जाए। अब अमेरिका देखता है कि वहाँ पे ऐसी कौन सी अपोजिशन पार्टी है, ऐसी कौन सा ग्रुप है जिसको सपोर्ट किया जाए, जिससे अफगानिस्तान में वो अमेरिका भी अपना इन्फ्लुएंस जमा पाए, अपना प्रभाव डाल पाए वहाँ पे। उस समय कम्युनिस्ट के खिलाफ अपोजिंग आइडियोलॉजी थी इस्लामिस्ट मुजाहिदीन की। अमेरिका इस मुजाहिदीन को जो है सपोर्ट करता है, फंडिंग देता है, वेपन्स देता है लड़ने के लिए। और इसमें जो है आगे तालिबान का उदय कहाँ होता है, तालिबान का जन्म कहाँ पे होता है, और ओसामा बिन लादेन की एंट्री इस कहानी में कहाँ पे होती है, कैसे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में और बढ़ती चली जाती है 20 सालों के लिए। तो इन सभी टॉपिक पे हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।